जताई जा रही है। सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या गुजरात मॉडल के जरिए पूरा मंत्रिमंडल भंग करके नए सिरे से सरकार बनेगी। ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट। गुजरात मॉडल की तरह होगी सियासी सर्जरी। नए चेहरों को मिलेगा मौका, पुरानों की होगी छुट्टी। अंता उपचुनाव के बाद अब सभी की निगाहें त्रिकोणीय मुकाबले के रिजल्ट पर टिकी हैं। इस बीच भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अंता उपचुनाव के नतीजों के बाद सरकार और संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों को मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली ट्रांसफर के बाद और मजबूती मिल गई है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल पुनर्गठन की है। सियासी जानकार कहते हैं कि पार्टी आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले एक मजबूत सरकार का मैसेज जनता के बीच भेजना चाहती है। राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर एक परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। भजनलाल जी की सरकार जो है, भाजपा की सरकार, उसका 2 साल में कोई ज्यादा प्रभाव जनता में नहीं पड़ा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी गुजरात मॉडल यानी गुजरात की तर्ज पर, जिसको मैं मोदी मॉडल भी कह सकते हैं अपन, उस पे मंत्रिमंडल में और संगठन में बदलाव करेगी, राजनीतिक नियुक्तियों में ही बदलाव करेगी। दिसंबर में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी आलाकमान भी जनता के बीच नए संदेश देना चाहते हैं। तो क्या इसलिए राजस्थान में भी गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है? इस तरह के कई सवाल सत्ता के गलियारों में उठ रहे हैं। अगर राजस्थान में गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुराने और मौजूदा सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर एक सीमित और नई टीम को जगह दी जा सकती है। अगर ये मॉडल अपनाया जाता है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीमित चेहरों को नए मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। संगठन में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मौका मिल सकता है और सरकार में कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं की छुट्टी हो सकती है। इसके जरिए निकाय चुनाव के समीकरण साधने की कोशिश होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ संगठनात्मक समीकरणों को भी दुरुस्त करना है। अंता उपचुनाव के दौरान ही इस मुद्दे पर चर्चाएं शुरू हो गई थी, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने इसके संकेत दिए थे। जो भविष्य में किसके भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में भी कभी नहीं लिखा था, कह नहीं सकता। अचानक राज्यसभा में भेज दिया, अचानक प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, तो किसके भाग्य में क्या लिखा है? हो सकता है अंता से जीत के आए वो मंत्री भी बन जाए, संभव है। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अंता के लोग इस मौके को क्यों चूकेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुन करके सरकार में शामिल करने की बात करेंगे। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन की सुगबुगाहट से राजस्थान की सियासत में आने वाले दिन काफी हलचल भरे रह सकते हैं। लीडरशिप में नई टीम से सरकार की ताकत बढ़ाने की कवायद की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मुख्यमंत्री से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल सीएम भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानी दिवस से जुड़ी तैयारियों पर एक बड़ी बैठक की है। 10 दिसंबर को भव्य आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में मौजूद रहे विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिन्हें ये निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर का ये खास दिन जब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है और एक भव्य आयोजन इस दिन किया जाएगा, जिसकी तैयारी से जुड़ी एक बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खास तौर पर 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान की है। उधर जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं और अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसों और संसाधनों का दुरुपयोग किया। अंता विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि हम अंता सीट जीत रहे हैं, जनता बीजेपी की नीतियों से नाराज है और कांग्रेस पर भरोसा जता रही है।
कई बार एग्जिट पोल सही भी होते हैं और कई बार एग्जिट पोल गलत साबित भी हो गए होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अभी तो अधिकांश एग्जिट पोल जो है वो उनके पक्ष में आया ऑलरेडी के, पर देखते हैं क्या स्थिति बनती है 14 तारीख को। पर जो 10,000 रुपये 1,35,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये देना अभी तक दे रहे वो, आप आश्चर्य करोगे। ये उदाहरण पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मतदान के दौरान क्या मतदान का कैंपेन चल रहा है चुनाव का और पैसे बट रहे हैं 1,35,00,000 लोगों को। अगर वो मान लो महिला ने वोट दे दी उनको तो अलग बात है, फिर हम क्या कर सकते हैं। और ये तरीका गलत है ना। चुनाव आयोग ने